हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। तो आज की क्लास में हम बच्चों मानव का श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे। मानव का श्वसन तंत्र जिसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। श्वसन तंत्र में बच्चों हम जानते हैं कि वातावरणीय वायु को श्वसन तंत्र के माध्यम से फेफड़ों तक ले जाते हैं और फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त की हीमोग्लोबिन से कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। परिणामस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन की जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कोश के शोषण के उपरांत बनती है, उन्हें वापस रक्त के माध्यम से फेफड़ों में लाया जाता है और इसे नासा मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना श्वसन क्रिया है। और बच्चों, इस कार्य को करने वाला जो तंत्र होता है, इसे श्वसन तंत्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हम मानव के श्वसन तंत्र का, यानी हम अपने स्वयं के श्वसन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, तो इसको बिल्कुल आपको ढंग से समझना है। क्योंकि आजकल बच्चों कोविड-19 जो कोरोना बीमारी चल रही है, इसका ये एक श्वसनीय रोग है और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे फेफड़ों पर होता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन सप्लाई अवरुद्ध होने लगती है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में और भी ज्यादा रुचिकर टॉपिक बन जाता है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो श्वसन तंत्र में जैसे ये बाह्य नासा छिद्र होते हैं, ये दो एक्सनरीज कहती हैं। अंदर ये नेजल चैम्बर है, नासा मार्ग। इसको बनाने के लिए एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। इसमें तीन अस्थियां होती हैं, प्री मैक्सिला, मैक्सिला, एथोमॉइड। इन तीनों को मिलाकर टर्मिनल बोन्स कहते हैं। और इन पर एक झिल्ली चढ़ी रहती है, इसे सिनिडेरियन झिल्ली के नाम से जानते हैं, जिसमें म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस ग्लैंड्स और सेंसरी सेल्स पाई जाती है। सूंघने की म्यूकस स्रावित होते हैं, करता है। और अंत में इंटरनेरियस के माध्यम से ट्रैकिया से फेफड़ों के तक आता है। और फेफड़ों से गैसेस सप्लाई हो जाती है कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सांस कैसे लेते हैं, हमारे फेफड़े कैसे पिचकते हैं, सिकुड़ती हैं, ये क्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। अर्थात सांस लेना इंस्पायरेशन और सांस छोड़ना एक्सपायरेशन। ये कैसे होता है, ये हम आपको बताएंगे कि हमारी जो बच्ची गुहा है, इसमें फेफड़े पाए जाते हैं। और हमारे रिब्स को गति प्रदान करने के लिए पसलियों को कॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मानव का श्वसन तंत्र एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर मैंने एक बार बताया, नासा मार्ग, नासा गुहा, कंठ जिसे लैरिंक्स कहते हैं, जिसे ध्वनि उत्पन्न होती है, श्वास नली, ट्रैकिया, लंग्स, तनपट, डायफ्राम, इनका अध्ययन करते हैं। और एक तरह से अब इसके बाद हम बच्चों देखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा में हम देखते हैं बच्चों कि गैसीय विनिमय जिस तंत्र के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है, वह श्वसन तंत्र कहलाता है। यानी गैसीय O2 एंड CO2 गैसीय विनिमय एक्सचेंज करने वाले
तंत्र को श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ओके, ये एक परिभाषा हो गई। श्वसन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण जो श्वसन अंग होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े। ये स्पंजी नेचर के होते हैं हमारे। जैसे जलीय जंतुओं में हम देखते हैं श्वसन अंग गिल्स होते हैं, और सरल जंतुओं में देखते हैं गिल्स भी नहीं होते, उनकी द्विवृत्तीय श्वसन क्रिया करती है। आर्थ्रोपोड प्राणियों के अंदर ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। स्कॉर्पियो जैसे बिच्छू बुकलंग्स होते हैं, मगर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस, मैमल्स, इन जंतुओं के अंदर प्रमुख रूप से श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। लंग्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बच्चों एल्वियोलाई होती है, जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं। इसके हम बताएंगे, स्टडी करेंगे। हमारे फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई की भित्ति पर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। एल्वियोलाई यानी वायु कोष्ठ की भित्ति अत्यधिक पतली होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का दाब ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र यानी रक्त में चली जाती है, और रक्त में बच्चों हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मिलकर के एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाती है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त हमारी धमनिकाओं के माध्यम से, धमनी तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर के ऊतक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाता है, और वहां जाकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर देता है, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः रक्त प्लाज्मा के माध्यम से, जैसे भौतिक माध्यम से, रासायनिक माध्यम बाइकार्बोनेट के रूप में, फ्लोरोसेप्ट मॉडल के रूप में, अर्थात सीधी सीधी बातें कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में आ जाता है। और फेफड़ों के अंदर जो केशिकीय रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अधिक दाब से कम दाब की ओर फेफड़ों की जो गुहा होती है, जिसे एट्रम कहते हैं, उसमें आ जाती है, और फिर फेफड़ों से जैसे हम सांस छोड़ते हैं, जैसे इंस्पायरेशन सांस लेना, सांस छोड़ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो गैसीय विनिमय, गैसेस एक्सचेंज क्रिया ही श्वसन क्रिया कहलाती है, और इस क्रिया को संपन्न करने वाला तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं हमारी अगली परिभाषा हेडिंग है श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के प्रकार, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ये क्या होता है बच्चों? श्वसन के प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन जिसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अंग्रेजी में कहते हैं। ओके बच्चों, समझिए बाह्य श्वसन क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि हमने सांस ली, सांस लेने के बाद फेफड़ों तक पहुंच गई, और फेफड़ों से रक्त पहुंच गई, तो ये क्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। आप ऐसे मान लो, मैं ये मान के चलता हूं जैसे ये श्वसन तंत्र है, वातावरणीय ऑक्सीजन इसमें आ गई, और आने के बाद
O2 हीमोग्लोबिन से Hb से क्रिया करके HbO2 का होल 4 यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के परमाणु को ले जाता है और ये अंत में कोशिका के अंदर पहुंच गई। ये मान लो कोशिका है, सेल, और कोशिका के अंदर केंद्रक है और इसमें ये ग्लूकोज है C6H12O6 और ऑक्सीजन आ गई कोशिका के कोशिका द्रव्य में तो 6O2 आ गए और इसका ऑक्सीकरण हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ AION और बदले में 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, बन गया और प्लस 38 ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो श्वसन तंत्र है इसके अंदर अभी हम इसकी संरचना में स्टडी करेंगे। बाह्य नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, आंतरिक नासा छिद्र, कंठ जिसे लैरिंक्स कहते हैं, श्वास नली, ट्रेकिया, लंग्स, रक्त में भी चला गया, ये सब का सब बाह्य श्वसन के अंदर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का केवल अंदर जा रही है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी क्रिया नहीं हो रही है। तो इतना जो पूरा का पूरा है ये सिस्टम, ये सब बाह्य श्वसन के अंतर्गत अध्ययन करें। ध्यान से सुनिए, सांस लेना, परंतु जैसे ही ऑक्सीजन बच्चों कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंच गई है, समझिए इसे, कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाचन क्रिया, मैंने आपको पाचन में पढ़ाया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये 6O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और इसमें 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं और 6 जल के, ये जल बनता है, इसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, 38 ATP बनती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। हम आगे बढ़ाएंगे इसको। तो ये जो श्वसन होता है कोशिका के अंदर जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आंतरिक श्वसन कहलाता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है, ऊतकीय श्वसन कहलाता है। परंतु कोशिका के बाहर जितनी भी क्रिया हो रही है, ऑक्सीजन का जाना आना, फेफड़े से सांस लेना छोड़ना, ये सब बाह्य श्वसन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए आप। तो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, जैसे सेकंड आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन या इसको कोशिकीय श्वसन भी कह सकते हैं। कोशिकीय श्वसन, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीडेशन होना, that is the cellular respiration, that is the internal respiration. Is that clear? इसके अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS ये पढ़ेंगे। इन 4 चरणों के बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वापस इसी रास्ते से बाहर निकल जाती है। यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना इंस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना एक्सपायरेशन। ठीक है, ये क्रिया आपको पढ़े तो आप ये समझिए कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये क्रिया हमारी श्वासोच्छ्वास कहलाती है, ब्रीथिंग कहते हैं। कैसे होती है इसको हम पढ़ाऊंगा अभी कि सांस लेना सांस छोड़ना श्वासोच्छ्वास। गैसेस ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, O2 रक्त के अंदर कैसे गई, हीमोग्लोबिन से कैसे बाइंड अप हुई, CO2 कैसे वापस आई, ये दोनों के दोनों चरण बाह्य श्वसन के अंतर्गत आ जाते हैं। परंतु जैसे ही कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है और वहां ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन की क्रिया, हालांकि ग्लाइकोलाइसिस में बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के उपरांत इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन से ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्थात एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 ATP बन जाता है।
ये बनते कैसे हैं? ग्लाइकोलाइसिस में 10 एटीपी बने, 2 खर्च हो गए, 8 बचे। इसके बाद बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुविक एसिड बनती है, 2 पायरुविक एसिड में से क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, 1 पायरुविक एसिड से 15 एटीपी बनते हैं, तो 2 से 30 और प्लस ग्लाइकोलाइसिस कितने बने? 8, क्योंकि 10 बने, 2 खर्च हो गए इसको स्टार्ट करने में, तो 38 मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं। तो कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है ये कोशिकीय श्वसन कहलाती है, और कोशिका के बाहर जो श्वसन का गैसेज एक्सचेंज या सांस लेना छोड़ना ये सब बाह्य श्वसन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इट्स ओके। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि आंतरिक श्वसन के भी 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन। इसको समझिए क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंतर्गत बच्चों समझेंगे, अब इसको लिख लेते हैं, जैसे आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, अलग नहीं है, ठीक है। कोशिकीय श्वसन भी कह देते हैं हिंदी में से, कोशिकीय श्वसन। मैंने भी आपको बताया था कि कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होने की क्रिया कोशिकीय श्वसन कहलाती है, परंतु इसके बच्चों 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका ऑक्सी श्वसन, फर्स्ट ए ऑक्सी श्वसन। इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट आप भले हिंदी मीडियम की है, मगर आपको टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में भी आनी चाहिए, क्योंकि आपका 12th के बाद हायर एजुकेशन में जाना है, नीट की तैयारी करनी है, मेडिकल साइंस में जाना है, तो मोस्टली वहां बायोलॉजी में इंग्लिश का बोलबाला रहता है, और ऐसा नहीं है सारे बच्चे कर लेते हैं। तो मेरा हिंदी में तो पढ़ा ही रहा हूं, मगर आपको अंग्रेजी में भी लिखता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान इस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना, फूड स्टफ का ऑक्सीकरण होना ऑक्सीजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ठीक है, इसे फूड स्टफ भी कह सकते हैं। जब भोजन का जो पाचित रूप होता है वो फूड स्टफ कहलाता है। ये कोशिका के कोशिका द्रव में पहुंच गया, जैसे हम सांस लेंगे हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन आ गई, 6O2 आ गया, और बच्चों इसका ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के बाद 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP। चूंकि ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। फूड स्टफ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होना, उसका ब्रेकडाउन होना, उसका ऑक्सीकरण होना, उसका विघटन होना, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? अब जो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है भाई? ऐसा क्या कर देता है? इसकी क्या जरूरत पड़ गई बाहर निकालने की? जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के अंदर या हमारे जीव द्रव के अंदर या हमारे देह द्रव के अंदर जल के साथ क्रिया करती है, H2O के साथ क्रिया करती है, तो H2CO3 बना लेती है। क्या बना लेती है? H2CO3। जैसे मान लो ये जल के साथ क्रिया कर गई तो H2CO3 कार्बनिक एसिड बन जाता है। और जब रक्त में कार्बनिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो रक्त की पीएच बच्चों 7.4 होती है, यानी हल्का सा क्षारीय होता है। तो रक्त के पीएच में अम्लीता का करैक्टर आने लगता है, और अम्लीता का करैक्टर आने लगता है
तो अम्लीयता का जैसे पीएच डाउन होगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता प्रकट कम करने लगती है और शरीर में ऑक्सीजन कमी होने लगती है और बेचैनी होने लगती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन लेवल रक्त में कम होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर को सर्वाइव करना बहुत कठिन हो जाता है, बेचैनी होने लगती है और दम घुटने लगती है। ठीक है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि ये अम्लीयता के कैरेक्टर प्रकट करती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम सेकंड में देखते हैं, ये तो हो गया ऑक्सीशोषण, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देयर फूड स्टफ ऑक्सीडाइज। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों बी, अनाऑक्सी शोषण। अनाऑक्सी शोषण में अपन देखते हैं इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ओके, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात फूड स्टफ का दहन होना, विखंडन होना, टूटना अनाऑक्सी शोषण एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी ए फॉर एब्सेंट। तो जैसे मान लो बच्चों ये ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अनाऑक्सी शोषण है। तो इससे क्या बनेगा, एथिलेल को बनेगा C2H5OH। ठीक है, थोड़ी बहुत मात्रा में CO2 भी निकल जाएगी इससे, तो इससे मात्र 2 एटीपी बनती है। अनाऑक्सी शोषण क्रिया को फर्मेंटेशन भी कहते हैं। हमारे शरीर में अनाऑक्सी शोषण क्रिया होती है, मगर कहां, हमारी पेशियों के अंदर। पेशियों में जब हमारे ऊर्जा की आवश्यकता है, भाई ऑक्सीजन का सीधे सीधे ऊर्जा को निकालना है। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि जीवन क्या है, उसमें मैंने बताया था कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित स्थित ऊर्जा को रासायनिक यानी एटीपी ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला तंत्र ही जीवन कहलाता है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। और जीवन के लिए हमने बताया था कि जीवन इस नेचर में, इस प्रकृति में बच्चों पादप और जंतुओं में पाया जाता है। जब तक जीवन है तब तक ये जीवन है, फिर तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। कोई मृत प्राणी हो गया, उसको आप खाना बनाइए, क्या एटीपी बना सकता है? ऑक्सीजन ले सकता है? प्लांट हरा भरा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसमें भी शोषण हो रही है एटीपी बनने। प्लांट को काट दिया, पादप को काट दिया, पौधे को, तो क्या वो ऑक्सीजन अब वो एटीपी बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि उसके अंदर जीवन का अंत हो गया। तो जीवन को संचालित करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। तो इसमें ऑक्सीशोषण के अंतर्गत एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनते हैं, मगर अनऑक्सीशोषण के अंतर्गत एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मात्र 2 एटीपी बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों इसका कारण यह है कि अनऑक्सीशोषण करने वाली जैविक संरचना, जैसे जीवाणु, जो सूक्ष्म जीव हैं, वहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, वहां क्रेब्स साइकिल नहीं चलता, डायरेक्ट बनते हैं। तो केवल ग्लाइकोलाइसिस होती है। मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट जो बनती है 4 एटीपी और 6 एटीपी एनर्जी रिच कंपाउंड से निकलते हैं। एनर्जी रिच कंपाउंड एपीडी NADH2 से निकालने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, परंतु उनका माइटोकॉन्ड्रिया होती ही नहीं है प्रोकैरियोटिक जीवों में। तो ऐसी स्थिति में
डायरेक्ट एनर्जी बनती है ग्लूकोज से 4 अणु और 2 खर्च हो जाते, 2 बच रहे थे। तो इस तरह से विदाउट यानी ऑक्सीजन के एब्सेंट में ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, या ऑक्सीकरण नहीं कह सकते बच्चों, इसका दहन होता है, इसका विखंडन होता है, तो ये क्रिया हमारी अनऑक्सीशोषण कहलाती है। तो बच्चों ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जैसे हम बात करेंगे अगला हमारा इसी में कि मानव के या मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना। अब इसके बाद अगली हमारी बच्चों हेडिंग है मनुष्य के श्वसन तंत्र की संरचना। तो मनुष्य का यानी हमारा श्वसन तंत्र कैसा होता है, इसको आप पहले समझिए। मैं चित्र बनाता हूं आपके सामने, बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए ये हमारा सिर भाग है, और ये हमारा बाह्य नासा मार्ग है, ये नासा गुहा है, और ये आंतरिक नासा छिद्र है। इस नासा मार्ग में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्रदान कराने के लिए बच्चों 3 अस्थियां होती हैं, अभी हम आपके सामने बताएंगे। इनको अपन प्रीमेक्सिला, मैक्सिला, एथोमॉइड, और इन तीनों को मिलाकर के टर्माइनल अस्थि कहते हैं। इन टर्माइनल अस्थि पर के कारण तीनों यानी प्रीमेक्सिला, मैक्सिला, एथोमॉइड, इन तीनों को मिलाकर के टर्माइनल अस्थि, और इस पर एक लेयर चढ़ी रहती है जिसे सिलिंडरियन मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स, संवेदी सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। ये आंतरिक नासा छिद्र, जिससे ये बच्चों लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा श्वसन नलिका है, इसे ट्रैकिया कहते हैं। और ये जाकर के बच्चों 2 ब्रोंकस में बढ़ जाती है, और इसकी एक पेड़ की तरह संरचना बन जाती है, और दाएं फेफड़े में, राइट फेफड़े में लगभग 3 पाली पाई जाती हैं, लगभग क्या 3 ही पाई जाती हैं, और बाएं में 2, और बच्चों वहां के अंदर यानी थोरेसिक कैविटी में बच्चों ये स्थित होते हैं, और इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। ये तनुपट्टे से डायफ्राम कहते हैं, जो वक्ष गुहा को और उदर गुहा को विभाजित करता है, ये श्वसन में हेल्प करती है। फेफड़े में एक वृक्ष का सा संरचना बन जाती है, जैसे वृक्ष का एक मुख्य तना होता है, इसमें छोटी शाखाएं निकलती हैं, छोटी शाखाएं छोटी छोटी और शाखाएं में, छोटी शाखा और छोटी शाखाओं में, और छोटी शाखा और छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। और जैसे प्रत्येक शाखा का अंत पादपों में प्रत्येक पत्ती में होता है, जैसे फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई वायु कोश, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, उसमें होता है। जैसे पादपों की पत्तियों के द्वारा O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे ही इन वायु कोष्ठ के चारों ओर रक्त वाहिनियों का जाल इन पर पाया जाता है, जिन्हें रक्त केशिकाएं कहते हैं।
जिनमें रक्त प्रवाहित होता है। और वायु कोष्ठ के अंदर बच्चों अभी हम नामांकन करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। गुहा होती है उसे एट्रम कहते हैं। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया को सहारा प्रदान कराने के लिए इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग पाई जाती है, जिससे हम तेज गति से सांस लेते हैं तो ये पिचके नहीं। इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है इस तरह से। और ये श्वास नली के ऊपर बच्चों यहां एक स्वर तंत्र पाया जाता है, जिससे हम बोलते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। इसे लैरिंक्स कहते हैं, ठीक है। और इस लैरिंक्स के अंदर 3 अस्थियां होती है बच्चों। नंबर 1 थायराइड, नंबर 2 क्रिकॉइड, नंबर 3 एरिटिनॉइड। और बच्चों इसमें बोलने के 2 स्वर रज्जु पाई जाती है, वोकल कॉर्ड कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, जो एरिटिनॉइड अस्थि से अटैच रहती हैं, जिससे हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको मैं समझाऊंगा आप बोलते कैसे हैं। फेफड़ों की बात करते हैं तो फेफड़ों के ऊपर बच्चे झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, इसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहती है। वेरी इंपोर्टेंट। प्लूरल मेम्ब्रेन और फेफड़े की दीवार के मध्य में जो कैविटीज है, इस कैविटी को बच्चों प्लूरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल कैविटी, जिसमें प्लूरल द्रव भरा रहता है। तो इस तरह से ये हमारा मानव का श्वसन तंत्र हुआ। इसका बच्चों हम नामांकन करेंगे। जैसे ये सबसे पहले ये हमारे जो बाह्यनासा छिद्र है, बाह्यनासा छिद्र एक्सटर्नल नेरिस कहते हैं। अंग्रेजी में भी मैं लिखता चलता हूं, नेरिस। पीछे की ओर ये एक गुहा में खुलते हैं, जिसे नासा मार्ग कहते हैं। नासा मार्ग, नेजल चैम्बर। और इस नेजल चैम्बर में इसको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्रदान कराने के लिए 3 अस्थियां होती हैं। प्रीमेक्सिला, नंबर 2 मैक्सिला, और नंबर 3 इथोमॉइड। इथोमॉइड। और इन तीनों अस्थियों को मिलाकर के टर्बाइनल अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्बाइनल अस्थि। टर्बाइनल बोन कहते हैं। ये क्या करती है बच्चों? हमारे नासा मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्रदान कराती है। और इस नासा जो मार्ग होता है या नेजल चैम्बर होता है, नासा कक्ष भी कह सकते हैं इसे वातानुकूलित कक्ष के नाम से जाना जाता है। वातानुकूलित क्यों? इसे सर्दी है या गर्मी है, जैसी वायु हमारी नासा मार्ग से गुजरेगी तो उस वायु का तापमान हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो जाएगा। गर्मियों में जैसे हमारा तापमान 45-46 रहता है, हमारी बॉडी का तापमान 37 सेंटीग्रेड हो जाएगा। सर्दियों में चाहे वातावरण का तापमान 5 सेंटीग्रेड है, 0 सेंटीग्रेड है, मगर जैसे सांस लेंगे जिससे गुजरेगी तो उसका तापमान वायु का 37 सेंटीग्रेड। तो इसे वातानुकूलित यानी एसी चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। और नासा मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कौन बनाता है? ये 3 अस्थियां, प्रीमेक्सिला, मैक्सिला, इथोमॉइड, इन तीनों को मिलाकर टर्बाइनल बोन कहते हैं।
इस टर्मिनल बॉन्ड पर बच्चों एक झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को सिनिडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। सिनिडियन मेम्ब्रेन या सिनिडेरियन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिनिडेरियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये झिल्ली पाई जाती है मेम्ब्रेन। मान लो मैंने ये निकाली, इसको मैंने थोड़ा सा यहां निकाला, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्रदान करा रही है। 3 अस्थियां हैं बच्चों, ये इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं अपन। तो पहली अस्थि प्री मैग्जिला, दूसरी मैग्जिला, तीसरी एथोमर, तीनों अलग, और इस पर ये झिल्ली पाई जाती है। इसमें जगह जगह पर बच्चों, यानी यहां हमारी नाक के अंदर नासामार्ग में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन्हें म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस ग्लैंड्स। म्यूकस ग्रंथि होती हैं, इनसे क्या होता है? म्यूकस स्राव होता है, और बीच बीच में सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। यहां ये संवेदी तंत्रिका या संवेदी अंग कह सकते हैं, संरचना कह सकते हैं, ये पाई जाती है। बच्चों इनको समझिए। आप देखते हैं कि इस सिनिडेरियन मेम्ब्रेन के अंदर जो संवेदी तंत्रिका है, संवेदी संरचना है, ये हमें सूंघने की शक्ति प्रदान कराती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किचन में खाना बन गया, तत्काल आपको पता लग गया, अच्छी गंध, बुरी गंध, जो भी टेस्ट है जो वायु के माध्यम से आ रहा है, खाने का टेस्ट जीभ के माध्यम से पता चलता है। जब टच करते हैं खाने को जीभ पर, और सूंघ के पता चलाते हैं। तो ये सिनिडेरियन मेम्ब्रेन में जो घ्राण संवेदी, जो इसको घ्राण संवेदी भी कह सकते हैं, ये घ्राण संवेदी जो तंत्रिका पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जो सूंघ करके हमें पता लगाती हैं। तो सिनिडेरियन मेम्ब्रेन में, हमारे नासा मार्ग में, नासा कक्ष के अंदर जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, वो पता लगाती है। दूसरी बच्चों, इसमें जो म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथि क्या करती है कि नासा मार्ग में वो नम बनाए, म्यूकस स्रावित करती है, लसलसा सा। जैसे आपको टीथ आती है, तो कितने कहां से आती है? आपको जुकाम हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ये म्यूकस ग्रंथि सूज जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये आवश्यकता से अधिक टीथ निकालती हैं, तो आपको बार बार निकालनी पड़ती है। जैसे आप सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त यहाँ एयर्स भी पाए जाते हैं, जो एक तरह से आपस में उलझ करके एक फिल्टर सा बना लेते हैं। तो सांस के अंदर, वायु के अंदर धूल, माटी, जीवाणु, विषाणु के जो पार्टिकल्स है वो जा रहे हैं, तो पहले तो वो फिल्ट्रेट हो जाए। ठीक है, किसी धूल वाले स्थान पर जाइए तो आप देखेंगे कि यहाँ जो नोज पे जो बाल है उस पर धूल जम जाती है, क्योंकि शुद्ध वायु चाहिए। मगर फिर भी कुछ छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं, वो चले जाएं तो दिक्कत आ जाएगी फेफड़ों के अंदर। तो उनको रोकने के लिए म्यूकस स्रावित होता है, और म्यूकस के कारण वो उसमें चिपक जाते हैं, और शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंच पाती है। बच्चों आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 चल रहा है, कोरोना बड़ा विश्व महामारी का रूप ले चुका है। ये हमारी श्वसनीय बीमारी है, ये वायरस जनित बीमारी है। ये वायरस क्या करता है कि जैसे किसी कारण से किसी ने छींक मारी, तो छींक के अंदर उसके ड्रॉपलेट है, उसके अंदर वो विषाणु है, वो हमारे वायु के माध्यम से सांस लेने आ गया। इसलिए कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, 6 फीट की दूरी करो, मास्क लगाओ। किसी संक्रमित व्यक्ति से हम टच हो गए, उसकी लार या किसी तरह से तो हाथों से चिपक गया, आपने नाक में घुसाया, तो जैसे वो वायरस जाता है सांस के अंदर, तो हमारे थॉट्स आ जाता है, यहाँ वांछित रूप से रुकता है, यहाँ अपनी रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकृति करता है, संख्या बढ़ा लेता है, और श्वसन नलिका के माध्यम से फेफड़े में जाकर के फेफड़ों के वायु कोष्ठ को नष्ट करने लगता है, जिससे ऑक्सीजन रक्त के अंदर नहीं पहुंच पाए, और परिणाम स्वरूप क्या होगा बच्चों? रक्त में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्रिया कम होगी, जितनी शरीर को ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे दम घुटने लगती है, और बेचैनी होने लगती है,
और धीरे धीरे उपापचय क्रिया मंद होने लगती है। और अगर उसका एंटीबॉडीज ने उसको किल कर दिया तो शरीर रिकवर कर जाएगा, नहीं तो बड़ी परेशानी का कारण हो सकती है, इवन देन डेथ भी हो जाती है। अभी इसकी वैक्सीन बनने की प्रोसीडिंग चल रही है। हालांकि हमारा शरीर स्वयं अपने आप में हॉस्पिटल है, स्वयं एंटीबॉडीज बनाता है, जैसे कोई एंटीजन पहुंचता है। मैं इस पर आगे कोई लेक्चर दूंगा, परंतु मैं ये आपको बता रहा हूं कि इस म्यूकस ग्रंथियां अगर हमारा प्रॉपर काम कर रही है तो ये वायरस यहीं चिपक जाएगा और आप जैसे ही छींक आएगी तो सब गंदगी बाहर निकल जाएगी। आप नहाते हो तो पानी लीजिए कुल्ला से, टच करिए और उसको जोर जोर से कुछ साफ करिए नोज को, जिससे आपके अंदर ये वातावरणीय संक्रमण वाले पार्टिकल्स हैं नासाकक्ष के अंदर चिपके हुए वो सब निकल जाएं। ये आप अपनी दिनचर्या बच्चों ले आइए, आपको कभी श्वसन संबंधी बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है कि मैंने कहा कि इसमें प्री मैक्सिला, मैक्सिला एथमोइड 3 अस्थियां होती हैं। ये नासा मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना देती है, जिससे वायु को गुजरने में ज्यादा से ज्यादा समय लगे और वायु हमारे शरीर के तापमान के बराबर हो जाए। इसलिए नासाकक्ष को अपन एसी चैम्बर यानी वातानुकूलित कक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसमें यश भी पाए जाते हैं जो आपस में उलझ करके फिल्टर से बना लेते हैं, और एक झिल्ली पाई जाती है सिनिडेरियन झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली पर घ्राण संवेदी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो सूंघ करके भोजन का ज्ञान कराती हैं, और म्यूकस ग्रंथि जो म्यूकस स्रावित करती हैं, जैसे धूल माटी या जितने भी बैक्टीरिया वायरस कवक जितने भी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं वो सांस के साथ आए तो वहीं चिपक जाए और हमें शुद्ध वायु प्राप्त हो जो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को बराबर बनाए रखे। तो बच्चों इस तरह से ये ऑक्सीजन युक्त वायु आई, ये मैंने आपको बताया नासा मार्ग है। नासा मार्ग यहां जाकर के ग्रसनी पर खुलता है, जिसे आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक नासा छिद्र। ये बच्चों आंतरिक नासा छिद्र है, इंटरनल नेरिस। ये यहां इसको नियंत्रित करने के लिए मैंने पाचन तंत्र में पढ़ाया था, एक कपाट पाया जाता है जिसे आलजिह्वा कहते हैं। या वीलम पैलेटाई कहते हैं, ठीक है। या युवल्वा भी कहते हैं बच्चों इसको, UVULVA युवल्वा। इसके आपको मैंने बताया अंग्रेजी के नाम भी याद करने हैं आपको। तो ये क्या करता है कि जैसे मान लो ये हमारी भोजन नली है, ये भोजन नली आई, तो जब हम सांस लेंगे तो कपाट भोजन नली के छिद्र को बंद कर देगा, और जब सांस नहीं लेंगे भोजन को निकलेंगे तो ये भोजन नली को बंद कर देगा। कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कि आप भोजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या कुछ बात होगी तो एकदम नाक में होकर के पानी भोजन निकल जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आलजिह्वा वाला है कि ये हमारे आंतरिक नासा छिद्र को बंद नहीं कर पाता, तो भोजन की जो वापस चला जाता है। तो इसलिए भोजन बिल्कुल आपको करना चाहिए तो शांति से करना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कपाट खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना है आपको। तो बच्चों इतना जो हमारा जो सिर वाले भाग के अंदर क्या पाया जाता है, बाह्य नासा छिद्र, आंतरिक नासा मार्ग, ठीक है, या आंतरिक नासा कक्ष भी कह सकते हैं। इसको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता प्रदान कराने के लिए 3 अस्थियां, प्री मैक्सिला, मैक्सिला एथमोइड, सिनिडेरियन झिल्ली, इस पर घ्राण संवेदी तंत्रिकाएं या संरचनाएं पाई जाती हैं जिससे सूंघने की शक्ति में प्राप्त होती है। इसमें म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है जो म्यूकस स्रावित करती हैं, जिससे हमारा नासा मार्ग नम बना रहता है, और जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के अंदर जो संक्रमणकारी धूल मिट्टी या विषाणु जीवाणु कवक किसी प्रकार का कोई एजेंट नहीं आए, चिपक जाए, शुद्ध वायु हमें प्राप्त हो, और अंत में श्वसन की जो सांस है वो आंतरिक नासा मार्ग से होते हुए ये हमारी जो ट्रैकिया है उसमें प्रवेश करेगी। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे आगे, जैसे ही सांस अंदर आएगी तो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया हमारी लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है बच्चों, और इसको सहारा प्रदान कराने के लिए इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती हैं कार्टिलेज की, अपूर्ण कार्टिलेज के छल्ले या रिंग पाई जाती है, जैसे पिचकिन है। इसके जो आगे का जो छिद्र होता है ये खुलती है, इसे गुलट कहते हैं।
सॉरी ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस GLOTTIS, ग्लॉटिस। इसमें सांस एंट्री करेगी और यहां ये वार करके बच्चों एक विशेष संरचना बनती है जिसे लैरिंग्स कहते हैं, कंठ, जिसे हिंदी में कंठ कहते हैं। इसको कल के हम लेक्चर में पढ़ाएंगे अलग से, कैसे आप बोलते हैं इसकी क्रिया को समझाएंगे। अब ये ट्रैकिया जैसे ही हमारे बच्चों को वहां प्रवेश करेगी तो बच्चों इसमें से दो शाखाएं बन जाएंगी, इन दोनों शाखाओं को ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। और ब्रोंकस के बाद ये द्वितीय ब्रोंकस, ये द्वितीय ब्रोंकस बन गया, द्वितीय ब्रोंकस, तृतीय ब्रोंकस, ये तृतीय ब्रोंकस बन गया, तृतीय ब्रोंकस। और इस तरह से विभाजित होते होते तृतीय ब्रोंकस अंत में जाकर के एक छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में बदल जाएगा, जिसे श्वसनकीय नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसनकीय नलिका। नो, श्वसनकीय नलिका की जगह इसको हम एक वर्ड यूज करेंगे, कूपकीय नलिका, कूपकीय नलिका। इसको अलग से करा देंगे, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोलर डक्ट, ठीक है बच्चों। और ये अंत में जाकर के एल्वियोलाई, जिसे हिंदी में वायु कोष्ठ कहते हैं, एल्वियोलाई, ये अंतिम होती है। आप इसको ऐसे समझिए बच्चों, अभी एक मिनट समझा। जैसे मान लो कोई पौधा है, ये पेड़ है, इसका ये मुख्य तना है, तने में से दो शाखाएं निकली, इसे ट्रेकिया कहेंगे, दो शाखाएं निकली इसे ब्रोंकस कहेंगे, दो शाखाओं में से दो शाखाएं निकली, ये प्राथमिक ब्रोंकस, फिर शाखा निकली द्वितीय ब्रोंकस, फिर ये तृतीय ब्रोंकस, और छोटी शाखा निकली इसे कूपकीय नलिका या एल्वियोडक्ट। तो अंत में जाकर के पत्ती, जैसे पौधे की प्रत्येक शाखा का अंत कहां होता है बच्चों? लीफ होता है। ऐसे ही इसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो इन्हें एल्वियोलाई या वायु कोष्ठ कहते हैं। हमारे फेफड़ों में लगभग 62 लाख, 32 करोड़ से 62 करोड़, लाख नहीं बच्चों करोड़ में बात करेंगे, 32 करोड़ से 62 करोड़ तक की संख्या में वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। हालांकि ये डाटा शरीर की संरचना के आधार से आगे पीछे होता रहता है। तो इस वायु कोष के अंतर्गत जो बीच में गुहा है, अब जैसे मैं इसको थोड़ा सा निकालूं, जैसे बच्चों ये कूपिका है, ठीक है, ये कूपिका है, इसके मध्य में जो खाली स्थान है इसे एट्रम कहते हैं, एट्रम। और इस पर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। रक्त केशिकाएं, जैसे ब्लड की सप्लाई हो रही है, इस पर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जा रहा है। रक्त केशिकाएं, केशिकाओं को अंग्रेजी में कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं। जैसे रक्त आएगा तो रक्त के अंदर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इसलिए CO2 तो इसमें आ जाएगी एट्रम में, और रक्त में O2 की मात्रा ज्यादा कम है, तो O2 एट्रम से कहां चली जाएगी? रक्त के अंदर O2 चली जाएगी, जो हीमोग्लोबिन से क्रिया करके HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और एक हीमोग्लोबिन का 4 ऑक्सीजन परमाणु को ट्रांसपोर्ट करता है, HbO2 का होल 4। तो इस तरह से जो वायु कोष्ठ है फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है बच्चों, ठीक है। ये हमारा राइट लंग्स है, क्या है? राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, ठीक है। इसमें 3 पाली होती हैं, 3 लोब होते हैं, और इसमें 2 लोब होते हैं। वाय के अंदर कितने? 2 लोब। ये लेफ्ट लंग्स है, इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं। इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है बच्चों, इसको प्लूरल झिल्ली कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन है, याद करेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके कैविटी को प्लूरल गुहा, प्लूरल गुहा, ठीक है। और नीचे जो
संरचना पाई जाती है तनपट्ट, अंग्रेजी में इसे डायफ्राम कहते हैं। ये मैं सांस लेने की क्रिया समझाऊंगा तब। तनपट्ट का पाया जाना हमारे अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। स्तनधारियों में वक्षगुहा और उदरगुहा के मध्य में तनपट्ट डायफ्राम पाया जाता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स। आपसे पूछे स्तनधारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, कि वक्षगुहा और उदरगुहा के मध्य में डायफ्राम का पाया जाना। तो इस तरह से हमारे राइट लंग्स में 3 लोब होती है, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होती है, 32 से 62 करोड़ समथिंग इनमें एल्वोलाई होती है, इन्हें वायु कोष्ठ कहते हैं। एल्वोलाई किसमें खुलेगी, एल्वोलर डक्ट में, यानी कूप की केशिका में, ये तृतीयक ब्रोंकस में, द्वितीयक ब्रोंकस में, प्राथमिक ब्रोंकस में, ब्रोंकस किसमें खुलेंगे, ट्रेकिया में, और अंत में जाके ट्रेकिया। इस तरह से ऑक्सीजन का आना और जाना, यानी O2 लेने की क्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं, CO2 को छोड़ने की क्रिया को एक्सपायरेशन कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा मानव का श्वसन तंत्र हुआ। कल हमारे लेक्चर में श्वसन की क्रिया कैसे होती है पढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स।